हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे न्यू टॉपिक स्टार्ट। क्या है जिसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में एलपीपी भी बोलते हैं, और मैं एलपीपी करके ही अब बोलूँगा। तो लीनियरली प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हमारे पास है, तो उसमें से अगर हम देखें तो 2 बार एग्ज़ाम हुआ है आपके पास, जैसे 2016 और 17 में हुआ है। और हर बार क्या हुआ है, 2-2 क्वेश्चन आए हैं यहाँ, जहाँ से 16 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं और 17 में भी हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं, तो इसलिए हम जहाँ से ज़्यादा करेंगे भी नहीं। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो थ्योरी बेस्ड ही हैं। तो इसलिए बोर्ड पे मैं जे टॉपिक भी नहीं करवाऊंगा जहाँ पे, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होना काफ़ी, और राइटिंग कई बार समझ नहीं आ पाती बच्चों का फिर। तो जहाँ से नोट्स से अब आपको जो भी है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स को, और जहाँ से ही मैं आपको सारा का सारा समझा देता हूँ कि क्या चीज़ है ये। तो थोड़ा सा ही है इसका, आई थिंक 30 मिनट की वीडियो बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। और वो सिंपल सी बात है, हर बार एक बार तो सेम क्वेश्चन ही 2 बार सेम एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। तो करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, एलपीपी होती क्या है, एलपीपी की डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, तो एलपीपी की डेफिनेशन आपने याद रखनी क्या होती है। लीनियरली प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकली टेक्निक फॉर डिटर्मिन द ऑप्टिमल allocation of the resources and obtaining the particular objective when these alternative use of resources। तो इसमें से कह क्या रहा है हमारे पास। अब सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं कि जब एक मैथमेटिकल टेक्निक है, तो ऑब्वियस है कि मैथ्स में है तो मैथमेटिकल टेक्निक होगी। तो डिटरमिन ऑप्टिमल एलोकेशन मीन्स कि ऑप्टिमल सोल्यूशन भी बोल सकते हो इसको आप, कि ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एलपीपी का यूज़ होता है। जो हमारे पास फाइंड कहाँ से होती है, तो इसके लिए हमारे पास किसका यूज़ होता है पहले, तो उसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव हमारे पास क्या होते हैं, अल्टरनेटिव हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ से हमारे पास पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो क्या है, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ पर्टिकुलर हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं, उससे ऑप्टिमल सोल्यूशन निकलता है। जो निकलता है किसकी वजह से है, तो अल्टरनेटिव यूजर रिसोर्सेज की वजह से निकलता है। अब जो ये तीनों मैंने हेडलाइन अंडरलाइन की हैं, तो इन तीनों का हमारे पास मतलब पता होना चाहिए। तो वो सारी की सारी बेसिक जो स्टेटमेंट्स हैं, वो 1 मार्क में कोई भी आ सकती है, तो वो आपने सारी याद रखनी है। तो पहली बार रिक्वायरमेंट जो होती है हमारे पास किसी भी एलपीपी सोल्यूशन को सोल्व करने के लिए, सबसे पहले क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, तो हमारे पास पहले मैं बता दूं, मोस्टली आपको पता होगा, वैसे ग्रेजुएशन का टॉपिक है। अगर किसी ने मैथ्स नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो उसके लिए बिल्कुल नहीं होगा। तो इसकी जो स्टेटमेंट होती है तो वो मैं बता देता हूँ आपको। तो जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, इस फॉर्म में हमारे पास हमेशा क्या होती है, कोई ना कोई इक्वेशन होती है एलपीपी की। तो ये आपने याद रखनी है, पूरी की पूरी इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, जहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन किन फॉर्म में होता है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम होता है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि मैक्सिमम जेड होगा जहाँ, जब मिनिमम जेड होगा, जेड के आगे मैक्सिमम मिनिमम लिखा होगा। तो ये किसके लिए होता है, प्रॉफिट का यूज़ के लिए होता है। कि मैक्सिमम होता है हमें प्रॉफिट हो रहा है, मिनिमम हो रहा है तो हमें लॉस हो रहा है। तो जो मोस्टली क्या होता है, बिजनेसमैन इसका यूज़ करते हैं, अगर हम डेली लाइफ की बात करें इसमें। तो क्या कह रहा है, जेड इज इक्वल टू, जो फॉर्म होगी उसकी, इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट, मीन्स की मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट मीन्स की प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, ऑन एलपीपी मस्ट शो द क्लैरिफाई डिफाइन ऑब्जेक्टिव और गोल। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव और गोल को हम आगे रखते हैं जब हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। मीन्स कि हमने जब प्रॉफिट और लॉस हमारे पास होता है, तो उसके लिए हमारे पास कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या रखते हैं, हम कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव और गोल रखते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बाकी इसकी आप स्टेटमेंट सीधी सीधी याद भी रख सकते हो, क्योंकि आप एग्जाम में आएगी तो आपको स्टेटमेंट आएगी, पूछेगा कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, जो क्या चीज़ है, तो वो आपको पता होगा फिर। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो वन ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन इज सिलेक्टेड आउट ऑफ अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन। क्या होता है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मीन्स कि मान लो हमारे पास जहाँ पे कितने दिए, 5 कोर्स ऑफ एक्शन दिया, इसमें से हमने कोई जे 1 वाला सिलेक्ट कर लिया, तो जे हमारे पास क्या हो गया, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। तो यही कह रहा है हमारे पास कि कोई सिलेक्शन होती है जो अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन में से हमारे पास जो एक की सिलेक्शन करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आ जाएगा। इसके बाद क्या है, कंस्ट्रेन। तो कंस्ट्रेन का हमें पता है क्या होता है, कंस्ट्रेन होता है कि किसी चीज़ पे रोक लगाना। तो वही हमारे पास कह रहा है, जहाँ पे क्या है कि सम रिस्ट्रिक्शन है।
तो सम रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन ऑन रिसोर्सेज फॉर विच वेरियस एक्टिविटीज़ कंप्लीट, मीन्स कि अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, मान लो हमारे पास कोई हमने ये दो चीज़ें खरीदी हैं, ये एक्स पे खरीदी हैं, ये हमारे पास वाई पे खरीदी हैं, तो इन दोनों को जब हमने सम कर दिया तो इज इक्वल टू जेड के आ गया। वो हमारे पास क्या होगा, इसको बेचने के बाद अगर तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट हुआ तो वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अगर हमारे पास जहाँ से लॉस हुआ तो वो क्या आएगा हमारे पास, तो वो मिनिमम आएगा। तो इस तरह से यूज होगा। अब कह रहे हैं कंस्ट्रेन कि हमारे पास कुछ क्या होगी, रिस्ट्रिक्शन होगी। अब हमारे पास होगा कि इतनी वैल्यू के ऊपर हम नहीं जा सकते। मान लो हमारे पास कोई कुर्सी है, तो वो अगर हमारे पास कितनी है, 500 की है, हमने सेल करनी है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि हमने क्या करना है कि 450 से कम में नहीं जाना हमारे पास, कम से कम इतने में हमारे पास आनी चाहिए, फिर ही हमेरे पास प्रॉफिट होगा। अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है हमारे पास। जब वो रिस्ट्रिक्शन इस तरह से होती है कि ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू जीरो, तो इस तरह से अगर मैथमेटिक्स में देखें तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन मिलेंगी आपको। बाकी आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दी क्या रिस्ट्रिक्शन है, कि जिससे हमें पता चल सके कि हमारे पास फ़ायदा है नुकसान क्या हो रहा है। तो उसके लिए हमने कोई ना कोई कह सकते हो आप कि हमने शर्तें रख ली, जैसे जो वो क्या होती है, कंस्ट्रेन होती है, रिस्ट्रिक्शन होती हैं। उसके बाद फोर्थ क्या है, इंटरलेटर वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल अज्यूम टू बी इंटरलेटर वेरिएबल इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कह रहे कि डिसीजन वेरिएबल की हमने जैसे कहा कि रिस्ट्रिक्शन रखी, अब इसको जो अप्लाई करने के लिए जो हमने फिक्स कर दिए कि जो हम अप्लाई करेंगे ना, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटरलेटेड वेरिएबल हैं, जिसपे हमारे पास डिसीजन वेरिएबल है। अब डिसीजन वेरिएबल होते कौन से, तो एक्स और वाई। जैसे हमने जो चीज़ ली है ना वेरिएबल, तो डिसीजन वेरिएबल होते हैं हमारे पास। अब वेरिएबल से ज़्यादा रखो कि एक्स और वाई वाली फॉर्म क्या होती है हमारे पास, डिसीजन वेरिएबल होती है। अब हम आते हैं कि एलपीपी मॉडल क्या होता है। तो अब ऑप्टिमल फंक्शन एंड कंस्ट्रेन आर लीनियर। कह रहे कि जो ऑप्टिमल फंक्शन होती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आई थिंक आया भी हुआ, अगर नहीं आया फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके चलो आप। क्या कह रहा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी फॉर्म क्या होती है, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो ए एक्स प्लस बी वाई कौन सी फॉर्म है, जो हमारे पास लीनियर फॉर्म ही है, इसका कोई स्क्वायर पावर नहीं है। अगर सिंपल पावर 1 1 पावर है ना जहाँ पे, तो अगर 1 1 पावर है तो ये क्या बना रही है हमारे पास, लीनियर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑलवेज क्या होगी, लीनियर होगी। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बाद है द वेरिएबल टू एंटर इनटू प्रॉब्लम और कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल कौन से आते हैं, जो हमारे पास एंटर करते हैं प्रॉब्लम में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ डिसीजन वेरिएबल। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव जैसे हमारे पास कोई गोल है, तो उसके जो स्मॉल पार्ट होते हैं उसको अचीव करने के लिए गोल को, उसको क्या बोलते हैं, हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्सप्रेस किस में हो सकते हैं, डिसीजन वेरिएबल में, हमारे पास जो डिसीजन लेंगे। अब कंस्ट्रेंट कौन सी होती है, तो इनइक्वालिटी होती है हमारे पास, या तो इक्वल टू का आएगा, या लेस देन, या इक्वल टू, या इक्वल टू। तो जो चार ही मोस्टली बोल सकते हो, इक्वल टू वाली तो इनइक्वालिटी नहीं बनेगी। तो इनइक्वालिटी जो होती है हमारे पास, वो एक कंस्ट्रेन होती है, तो वो कितनी होती है हमारे पास, तो 4 कंस्ट्रेन होती है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है जर्नल स्टेटमेंट। तो जर्नल स्टेटमेंट ऑफ एलपीपी की ये हमारे पास एग्जाम में आ सकती है। तो सिंपल आप बस यही याद रखो, देखो मैक्सिमम मिनिमम लिखा ना मैंने, या तो मैक्सिमम या मिनिमम और लिखा है कि मीन्स की दोनों में से एक होगी। प्रॉफिट है तो मैक्सिमम, लॉस है तो मिनिमम। तो ये जेड इज इक्वल टू इस फॉर्म में अगर लिखा है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। देखो मैंने लिखा जहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब कंस्ट्रेन सेट की जो हमारे पास, तो ये सब्जेक्टिव कंस्ट्रेन है। कंस्ट्रेन हमने की है कि ये अलग अलग हमारे पास इसके एक फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास ये क्या दिए हैं, एक्स वाई और एक्स एन ग्रेटर देन जीरो। ये हमारे पास जो कंडीशन दी है वो क्या है हमारे पास, रिस्ट्रिक्शन है। अब उसके बाद डेफिनेशन आती हैं एग्जाम में थोड़ी सी, जो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले सोल्यूशन। सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ वैल्यू x1 x2 सोन अप टू हमारे पास xn विच सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट, जो सेटिस्फाई करे कंस्ट्रेंट को, इज एलपीपी या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है हमारे पास, कह रहे कि जो हमारे पास कंस्ट्रेंट बन रही है x1 x2 को लेकर, जैसे जहाँ पे देखो x1 x2 सोन अप टू xn, ये चीज़ बन रही है ना हमारे पास, कह रहे कि इसको साथ में लेकर इसमें जो सेटिस्फाई करे, मीन्स कि x1 x2 xn की इसकी जो वैल्यू पुट करें, तो वो इक्वल टू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेटिस्फाई कर गई है, तो वो क्या बना देगी हमारे पास, सोल्यूशन बना देगी। जैसे सिंपल लीनियर इक्वेशन में हम कोई वैल्यू पुट करें तो इक्वल टू जीरो आ जाए, तो कहते हैं कि वो उसका सोल्यूशन है। उसी तरह से जहाँ भी यही बोल रहा है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज की हुई है। अब उसके बाद फिजिबल सोल्यूशन क्या है, फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, तो कह रहा है द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x1 x2 x2 n
satisfy the constraint and non-negative restriction of an LPP is called a feasible solution। तो फिजिबल सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, इनइक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी इन टर्म में होती है। मान लो जी हमारे पास दिया ना, इसको इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, हमारे पास जहाँ पे क्या होता है, कुछ शेडेड रीजन होता है। मान लो ये वाला शेडेड रीजन है, तो जो हमारे पास शेडेड रीजन होता है ना, उसी को हम फिजिबल सोल्यूशन बोलते हैं, सॉरी हाँ फिजिबल रीजन बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, मान लो एक जहाँ पे वैल्यू आएगी, जहाँ पे कॉर्नर बनते हैं वहाँ पे पॉइंट बनते हैं ना, एक जहाँ पे वैल्यू बन सकती है और एक जहाँ पे, तीन जगह वैल्यू बन सकती है। तो जहाँ वैल्यू बन सकती है वो उसके क्या होंगे, फिजिबल सोल्यूशन हो गए। अगर कोई हमारे पास तीनों में से एक या दो या तीनों ही हमारे पास सेटिस्फाई करेंगी उस इक्वेशन को, ठीक है, हमारे पास कौन सी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को वो अगर सेटिस्फाई करेंगी, तो ये हो गया हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन। अब नेक्स्ट करते हैं हम, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास दी है ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, अ फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एन एलपीपी इज सेड टू बी ऑप्टिमल इफ इट आल्सो ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे मैंने कहा कि इसकी अलग अलग कंस्ट्रेन होगी। एक तो मैंने क्या बोला, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। उसके अलावा हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी होगी, एक्स की फॉर्म में और एक दी होगी वाई की फॉर्म में। जो एक्स की फॉर्म में और वाई की फॉर्म में दी हुई है ना हमारे पास, वो सारी क्या होती है, हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन होते हैं। कह रहे कि अगर वो तो सेटिस्फाई कर रही है, इट इज आल्सो ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स की जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अगर वो सोल्यूशन मीन्स कि हमें सेटिस्फाई किसको कर गया, फिजिबल ऑप्टिमल फंक्शन मीन्स की ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी अगर वो सेटिस्फाई करगी, जेड वाली फॉर्म को भी अगर वो मीन्स की पॉइंट सेटिस्फाई करके, तो वो क्या बन जाता है, ऑप्टिमल फंक्शन। अदरवाइज फिजिबल फंक्शन तो वो होता ही है। ऑप्टिमल फंक्शन कब बनेगा, जब वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाए। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट मैंने बता दिया आपको, जैसे जे है तो जे वाला कॉर्नर पॉइंट है, जे कॉर्नर पॉइंट है और जे कॉर्नर पॉइंट है, तो तीन कॉर्नर पॉइंट बने। इसी तरह से कॉर्नर पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जब बना कहाँ से हमारे पास, तो कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास, इट इज अ फिजिबल रीजन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन अ बाउंड्री। तो यही हुआ ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कि जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रही है, वो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास बाउंड्री सोल्यूशन, ओ सॉरी कॉर्नर पॉइंट होते हैं। उसके बाद बाउंड्री सोल्यूशन क्या है, बाउंड्री सिंपल सी बात है, अगर ये हमारे पास डायग्राम है, इसके अंदर फिजिबल है तो ये बाउंड है, मीन्स कि हमें इस एरिया के बीच में मिल रहा है तो इसके बाउंडेड हो गया। अगर यही अनबाउंडेड की बात करें, तो मान लो ये डायग्राम आ गया लेकिन हमारे पास बाहर वाला रीजन बना। अब ये क्या है, ये तो जा रहा है हमारे पास इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट तक है तो इसका कोई बाउंडेशन ही नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो वो क्या है, अनबाउंडेड है। तो समझ आ गई, बाकी आपको स्टेटमेंट से बता देता हूँ क्या कह रहा है। बाउंडेड सोल्यूशन क्या है, बाउंडेड सोल्यूशन इफ द वैल्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज डेफिनेटली। डेफिनेटली मीन्स कि हमें उसका रेंज पता है, वो डेफिनेट होती है रेंज उसकी, तो वो क्या है, बाउंडेड सोल्यूशन है। वो हो गया हमारे पास बाउंडेड सोल्यूशन। अगर अनबाउंडेड की बात करें, तो द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इनडेफिनेटली। अब इनडेफिनेटली मतलब कि इनफाइनाइट जा रही है, अगर इनफाइनाइट जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास अनबाउंडेड सोल्यूशन हो जाएंगे। नो कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट, इसमें कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अगर ये कहें हम तो जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन दोनों का आंसर अलग आ गया। लेकिन अगर अनबाउंडेड की बात करें, तो जहाँ तो इनफाइनाइट चला गया, तो इसमें कॉमन पॉइंट कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो इनफाइनाइट जा रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा, अनबाउंडेड सोल्यूशन। इसके बाद क्या है हमारे पास, इनफिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन आपको बता दिया कि ये हमारे पास जो डायग्राम वाला है वो फिजिबल है, जिसको हम एरिया पता नहीं होता हमारे पास, वो इनफिजिबल सोल्यूशन है। तो व्हेन कंस्ट्रेन है नो पॉइंट, कह रहे कि नो पॉइंट, तो हमारे पास बाहर वाला जो पॉइंट होगा उसमें हमारे पास शेडेड रीजन तो अंदर वाला है, मान लो लेफ्ट साइड वाला। ये बाहर वाला जो एरिया है हमारे पास, तो वो क्या है हमारे पास, कह रहे कंस्ट्रेन है नो पॉइंट, तो इसमें कोई पॉइंट तो नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट तो कॉर्नर पॉइंट होते हैं हमेशा। तो जहाँ पे तो कहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है तो उसका क्या होगा, नो पॉइंट, पॉइंट ही नहीं होगा, तो वी सेटिस्फाई ऑल दी कंस्ट्रेन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो वही हमारे पास इनफिजिबल सोल्यूशन होता है जिसका नो पॉइंट हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट है हमारे पास जो इनफिजिबल के बाद हमारे पास क्या कह रहा है, ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ LPP इफ एग्जिस्ट अक्कर एट वन ऑफ अ कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट को क्या बोलते हैं पहले मैं बता दूं, वर्टेक्स बोलते हैं ऑफ द फिजिबल रीजन। कह रहे कि हमारे पास जो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया ना, वो क्या हो गया, हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन कोई भी आया ना, तो वो हमेशा क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट में से ही होगा। कोई मान लो जो तीन पॉइंट है हमारे पास आए, तो जो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा ना, जो जहाँ तो इस फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में, तो इन तीनों में से किसी ना किसी एक पॉइंट में होगा। इससे बाहर का हमारे पास कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन को। उसके बाद कन्वेक्स सेट क्या होते हैं,
If any two points selected in the region and a segment form the joining the these point line कॉम्प्लीमेंट्री इन द रीजन इज कॉल्ड कन्वेक्स सेट। तो इसको सिंपल से सीधे याद रख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रख के चलो। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करो, 2 पॉइंट दे दो, चाहे 5 मार्क भी दे दो इसको, क्योंकि जो हमारे पास 2016 और 17 में मैंने बताया ना कि ये क्वेश्चन सेम ही आया, तो वजह यही है। एक्सट्रीम फंडामेंटल थ्योरम एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट दी हुई थी, उसने बोला कि ये कौन सी थ्योरम है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट है। तो थ्योरम स्टेटमेंट समझ लो आप, स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी, वैसे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू गिवन कंस्ट्रेन अक्कर ओनली एट द बाउंड्री और द कॉर्नर पॉइंट। कह रहे कि कहाँ पे होगी ज़्यादा, बाउंड्री या कॉर्नर पॉइंट पे, तो यही है, ये कॉर्नर पॉइंट है और बाउंड्री क्या है, ये बाउंड्री पे चल रहा है ना, ये भी अगर बाउंड्री पे है और ये भी हमारे पास बाउंड्री पे है। और कॉर्नर पॉइंट क्या है, अगर दो लाइन से आ जाए, मान लो एक इस तरह से किया, एक जे लाइन और एक जे लाइन, दो करके, तो ये भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ही है ना, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना रहा है, तो ये कॉर्नर पॉइंट है। लेकिन ये बाउंड्री पर नहीं है, तो बाउंड्री की बात करें तो ये बाउंड्री पर है और ये बाउंड्री पर है और ये भी बाउंड्री पर, ये 3 पॉइंट तो बाउंड्री पर है, लेकिन ये वाला पॉइंट बाउंड्री पर नहीं है। तो वही कह रहा है हमारे पास जो बाउंड्री पे पॉइंट होंगे वो हमें समझ आ गई कौन से होते हैं, और हमारे पास जो नहीं होते बाउंड्री पे वो भी समझ में आ गया। तो यही हमारे पास कह रहा है वो, एक्सट्रीम पॉइंट और कन्वेक्स पॉइंट फिजिबल सोल्यूशन एलपी हैज अ फाइनाइट इन नंबर। कह रहे कि कन्वेक्स पॉइंट जो होते हैं हमारे पास, या एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं जो हमारे पास, वो फाइनाइट होते हैं इन नंबर में। और ये कब फाइनाइट होते हैं, जब बाउंडेड होते हैं। अगर बाउंडेड नहीं, अनबाउंडेड है, तो वो तो सोल्यूशन ही नहीं निकालेंगे। अगर बाउंडेड है तभी सोल्यूशन निकालेंगे, तो अगर सोल्यूशन निकल रहा है हमारे पास, तो वो क्या होगा, कह रहे हैं कि फाइनाइट है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो ये है हमारे पास, तो इस तरह से इधर का सोल्यूशन आया, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट है। अगर इधर का सोल्यूशन आ गया तो वो हमारे पास काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वो होगा भी हमारे पास नो सोल्यूशन, क्योंकि वो क्या होगा, अनबाउंडेड सोल्यूशन है, तो इसलिए हमारे पास वो सोल्यूशन ही नहीं बनेगा। आगे क्या है हमारे पास, अ कन्वेक्स सेट ऑफ अ फिजिबल सोल्यूशन, feasible solution of an LPP is convex polyhedron, then at least one of the basic solution is optimal। कह रहे कि अगर हमारे पास पॉलीहेड्रोन दिया है हमारे पास, तो क्या होगा, उसका एटलीस्ट एक तो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा ही होगा। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, इफ़ एन LPP हैज़ 2 फिजिबल सोल्यूशन देन इट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिबल सोल्यूशन। जैसे मैंने बताया कि एक ही फिजिबल सोल्यूशन होता है, अगर 2 फिजिबल सोल्यूशन हो गए तो वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड में चला जाएगा। तो अगर अनबाउंडेड है हमारे पास, तो क्या कह रहा है कि अगर इनफाइनाइट हमारे पास नंबर ऑफ फिजिबल सोल्यूशन आ जाएंगे, क्योंकि हम काउंट ही नहीं ना कर सकते कि हमारे पास इनफाइनाइट तो कहाँ तक जा सकता है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो इसलिए वो हमारे पास क्या हो गया, इनफिजिबल सोल्यूशन हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास स्लैक वेरिएबल। अब एक होता है हमारे पास स्लैक वेरिएबल और एक होता है सरप्लस वेरिएबल, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो स्लैक वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, जब हम कुछ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो जब भी प्लस की बात आए तो हमारे पास क्या है, स्लैक वेरिएबल है। तो जैसे ये मैंने बताया आपको कि ये क्या ऑप्टिमल सोल्यूशन है, AX प्लस BY लेस देन इज इक्वल टू C दिया है। लेस देन का मतलब क्या, कंस्ट्रेन, और ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, S+S1 ऐड कर दिया हमने। अगर +S1 हमारे पास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, तो वो क्या है हमारे पास, स्लैक वेरिएबल है। ठीक है, तो स्लैक वेरिएबल बन गया, जहाँ बताया भी है कि S1 इज अ स्लैक वेरिएबल विच इज यूज फॉर कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इनइक्वालिटी। तो इसका काम क्या होता है, स्लैक और सरप्लस दोनों का सेम काम होता है। जैसे जहाँ पे क्या था, इनइक्वालिटी थी, लेस देन इक्वल टू था, अगर हमने इसको इक्वालिटी में मीन्स की इक्वल टू में चेंज करना है, तो मान लो इधर हमारे पास बन रहा है 7 और लेस देन इज इक्वल टू किसके होगा, 8 के, तो 1। तो S1 हमारे पास क्या हो गया, 1, जो हमने ऐड करने पे इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के, तो जहाँ आ जाएगा ना 8 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से जो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में हमारे पास चेंज कर दे, वो क्या होते हैं, स्लैक वेरिएबल होते हैं। और सरप्लस भी वही होते हैं, बस उसमें माइनस करना होता है। तो स्लैक में हमने क्या किया, ऐड कर रहे हैं, ऐड किया हमने वेरिएबल को, इनइक्वालिटी को कर दिया चेंज इक्वालिटी में, तो स्लैक वेरिएबल हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट X कैन नॉट बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। कह रहे कि एक्सट्रीम पॉइंट जो होता है वो कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। तो एक्सट्रीम पॉइंट ऑब्वियस ही बात है ना, जो हमारे पास सबसे बड़ा पॉइंट है, तो इंटीरियर कहाँ होगा, वो तो एक्सटीरियर होगा ना, वो बाहर की साइड जा रहा होगा। एवरी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ S इज बाउंडेड पॉइंट ऑफ S। कह रहा है कि हमारे पास दोनों में बता देता हूँ, मान लो यही डायग्राम दिया है,
एक जे दिया है, कह रहे एक्सट्रीम पॉइंट, तो इसका एक्सट्रीम पॉइंट यही है, जे एक्सट्रीम पॉइंट है इसका। एक्सट्रीम पॉइंट कह रहा है हमारे पास कि कैन बी इंटीरियर पॉइंट, कह रहे कि जो इंटीरियर पॉइंट ही होगा। तो जब हमारे पास बाउंडेड रीजन बन रहा है, अगर जो इसको शेडेड किया तो जो हमारे पास इसके अंदर ही आ रहा है ना, जो इसके ऊपर आ रहा है, इसके बाहर तो नहीं जा रहा, इसके अंदर जो इसके ऊपर आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है हमारे पास इंटीरियर पॉइंट ही आएगा। और क्या कह रहा है एक्सटीरियर पॉइंट में हमारे पास कह रहा है कि बाउंडेड पॉइंट ऑफ एस, कि एक्सट्रीम पॉइंट जो होगा वो भी बाउंडेड पॉइंट होगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट यही है, फिर से जे एक्सट्रीम पॉइंट है। अगर जे एक्सट्रीम पॉइंट है तो ये क्या बाउंडेड पे ही है, अगर ये जहाँ चला जाता तो अनबाउंडेड हो जाता, तो इसलिए ये बाउंडेड ही है। बाकी आपको जो धीरे धीरे समझ आएगी प्रैक्टिस के साथ चीज़ें, आप इसको बस अभी याद करने की कोशिश करो अगर कर सकती हो तो। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि एक स्लैक होता है और दूसरा क्या होता है सरप्लस होता है। तो अब सरप्लस आ गया हमारे पास, तो वो क्या होता करता है सब्ट्रैक्ट करता है। तो सरप्लस वेरिएबल में भी क्या किया, उसको भी S1 से ही डिनोट करते हैं। बस इसका भी काम क्या होता है, कन्वर्ट करता है इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में, लेकिन इसमें हम माइनस करते हैं। सरप्लस में हम सॉरी स्लैक में हम प्लस करते थे, और सरप्लस में हमने क्या किया माइनस किया है। तो बस यही डिफरेंस है इसमें, बाकी कुछ और नहीं है। इसके बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है एक। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जो हमारे पास दिया है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन जीरो, देन आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम डिनोट किससे करते हैं पहले, तो A1 से। तो A1 अलोंग विद सरप्लस वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ जे। कह रहे कि जब सरप्लस वेरिएबल के साथ हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं, जैसे मैंने कहा कि सरप्लस में क्या करते हैं माइनस करते हैं, लेकिन जहाँ क्या है अब हमने माइनस करने के बाद भी हमारे पास इक्वालिटी नहीं शो हो रही। मान लो जहाँ पे हमने S1 माइनस किया, इक्वालिटी फिर भी शो नहीं हो रही, तो उसके लिए हमने फिर ऐड करना पड़ेगा कुछ। तो जो ऐड करते हैं उसको नाम दे दिया हमने A1, और वही क्या होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है। तो वो क्या करता है इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन क्या करता है वो प्लस करता है। जबकि प्लस हमारे पास स्लैक में होता है, लेकिन वो क्या करता है सरप्लस वेरिएबल माइनस के टाइम पे हमारे पास प्लस करता है साथ में, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल हो जाता है। और मोस्टली अगर आप पूछ ले कि आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू क्या आती है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है जीरो होता है। क्योंकि हमारे पास जब तक हमारे पास सिंपल नेचुरल नंबर की या इंटीजर की बात करें, तो हमारे पास सिंपल माइनस या प्लस करने पे हमारे पास इक्वालिटी शो हो जाती है, हमें आर्टिफिशियल की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो लेकिन हमने अगर लिखना है उसको उसी फॉर्म में, तो जहाँ पे क्या लिखेंगे ए नोट की जगह पे क्या लिख देंगे जीरो, तो जीरो ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरो माइनस करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए फिर हम वो कर देते हैं। अब इसके बाद कुछ है हमारे पास डुअलिटी है हमारे पास। अगर हम बात करें सिलेबस के रिगार्डिंग, तो डुअलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एलपीपी में इसका यूज़ होता है। इसलिए आप इसकी दो चार थ्योरम जो इंपॉर्टेंट लगी मुझे मैं बताने लगा हूँ, तो वो आप याद कर लेना। अगर आपको सही लगे, अगर नहीं भी करनी तो आपकी मर्जी है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको लगेगी करनी है जा तो आप कर सकते हो। तो डुअलिटी और ठीक है, सीधा आप इसको समझो मत कि क्या है, क्योंकि उसके लिए डिटेल में जाना पड़ेगा। तो सिलेबस में भी नहीं, तो मैं सीधी सीधी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है ना बस वो याद रख लो। तो क्या है, द ड्यूल ऑफ अ ड्यूल प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्राइमल, प्राइमल बोलते हैं इसको, प्राइमल वैसे। हाँ, तो क्या है हमारे पास सेम एज एलपीपी ऑल कंडीशन। कह रहे कि एलपीपी की हर कंडीशन में जो सेम ही होगा, कि ड्यूल का अगर फिर से ड्यूल करें। अब क्या है आंसर है हमारे पास एक, मान लो हमारे पास क्या किया, जैसे स्क्वेयर किया, स्क्वेयर का मतलब क्या है कि हम उसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी नंबर से। उसी तरह से ड्यूल का भी हमारे पास कुछ मतलब होता है, वहाँ से कुछ आंसर आता है। अब वो क्या मतलब होता है उस पर आप मत जाओ। तो क्या है कह रहे ड्यूल है, अगर जैसे कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट कर दे तो क्या आ जाता था, वही सेट आ जाता था। उसी से कह रहे कि ड्यूल का फिर से ड्यूल कर दे तो वो क्या बन जाता है प्राइमल बन जाता है, जैसे इसको प्रिमिनल भी बोलते हैं कुछ लोग। तो आपको जो भी बोलना हो देख लेना आप। तो प्राइमल बनता है। इसके बाद क्या है, इफ प्राइमल प्रॉब्लम इज द मैक्सिमाइजेशन, मीन्स की कह रहे हैं कि जो आंसर आया हमारे पास ड्यूल का ड्यूल करने पे प्राइमल आया, तो प्राइमल अगर हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है, देन ड्यूल प्रॉब्लम विल बी मिनिमाइज वाइस वर्सा। कह रहे कि अगर हमारे पास क्या है प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमम आ रही है, तो जो हमारे पास ड्यूल प्रॉब्लम है वो क्या आएगी मिनिमम आएगी। मीन्स कि एक दूसरे के लिए क्या होता है वाइस वर्सा ऑपोजिट होते हैं, या क्या बोल सकते हैं इसको, और क्या बोलते थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दो, जैसे अगर फिजिक्स की फॉर्म में बोलना हो हमने तो। नो कंस्ट्रेन इन प्राइमल बिकम नंबर ऑफ वेरिएबल इन ड्यूल। कह रहा है कि हमारे पास कोई भी हमारे पास प्राइमल है, कभी भी हमारे पास बिकम इन सॉरी बिकम नंबर ऑफ वेरिएबल इन ड्यूल, कि जितने नंबर ऑफ ड्यूल होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेन को क्या बोलते हैं प्राइमल बोलते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल इन प्राइमल बिकम अ नंबर ऑफ कंस्ट्रेन इन ड्यूल, सेम बात है ड्यूल में। और जो नंबर ऑफ वेरिएबल इन प्राइमल में वो बिकम क्या बन जाएंगे नंबर ऑफ कंस्ट्रेन इन ड्यूल में। तो यही है कंस्ट्रेन के साथ प्राइमल आया तो वेरिएबल से ड्यूल आया, फिर वेरिएबल के साथ प्राइमल आ गया तो कंस्ट्रेंट के साथ ड्यूल आ गया।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही हैं तो दोनों चीज़ें। इसके बाद क्या है, इफ़ प्राइमल प्रॉब्लम हैज़ अ फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन, कह रहे हैं कि प्राइमल प्रॉब्लम की फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन है, देन ड्यूल प्रॉब्लम विल आल्सो हैव एन फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन। कह रहे हैं कि प्राइमल की अगर हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो ड्यूल के भी हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन ही होंगे। तो ये हमारे पास सिंपल सी बात है, सीधा सीधा इसको याद रख लो बस। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ टू प्रॉब्लम वाया द प्राइमल एंड ड्यूल ऑलवेज सेम। कह रहे हैं कि प्राइमल और ड्यूल हमारे पास ऑलवेज सेम होते हैं अगर वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के थ्रू देख रहे हैं। मीन्स कि आंसर की बात करें तो आंसर हमारे पास दोनों का सेम आएगा, बस मेथड अलग अलग हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कह रहा है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आए हुए हैं तो इसलिए मैंने सीधा लिखा है कि सम क्वेश्चन द वेरिएबल एक्स एंड वाई इन LPP आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। तो सिंपल याद रख लो। इसके बाद जेड इज इक्वल टू, ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया है, जो भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू जहाँ पे लिखा हुआ बस। आगे क्या है, द जेड मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो जेड मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट हमारे पास दो कॉर्नर पॉइंट दिए हैं। ये है कि अगर एग्जांपल आपको आ गई तो किस तरह से आ सकती है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। कॉर्नर पॉइंट कह रहे हैं कि हमारे पास ये दो कॉर्नर पॉइंट है, मान लो इस तरह से हमने किया तो दो कॉर्नर, एक ये कॉर्नर पॉइंट और एक ये कॉर्नर पॉइंट, तो इन दोनों की मान लो वैल्यू दी है, ठीक है ना। बाकी जो पॉइंट दिए हैं तो उसके रिगार्डिंग आप कर देना सेट। ये दो हमारे पास क्या दिए, पॉइंट दिए हैं, हैज़ अ इक्वल वैल्यू है, जेड इज इक्वल टू MX प्लस वाई। कह रहे हैं कि ये वैल्यू हमारे पास इक्वल टू है इस वैल्यू के, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो मीन्स कि इसका जो एक्स वाला वेरिएबल इसके साथ एसोसिएट होगा, वाई वाला वेरिएबल इसके साथ एसोसिएट होगा। तो एक्स वाली वैल्यू वाई वाली के साथ अगर हमारे पास एक्स एक्स और वाई वाई इक्वल आ रहे हैं तो क्या हो जाएगी, इक्वालिटी को बना सकते हैं ना हम। तो जहाँ से हमने क्या कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया। तो जहाँ से इक्वल करने के बाद हमारे पास सोल्व करके क्या है, n इज इक्वल टू 3m। तो वही हमारे पास एग्जाम में आंसर पूछते हैं इस तरह से एक बार। तो अगर वो पूछा हुआ है तो इसलिए मैंने बता दिया कि ये हमारे पास दिया हुआ है। इसके बाद एक्सट्रीम पॉइंट है, तो ये वही एक्सट्रीम मैंने जो थ्योरम कराई वही है, दो बार आ गई है, आई थिंक सेम ही है, वही चीज़ लिखी हुई है, आप वहीं से याद कर लेना। तो ये हमारे पास क्या है सारा का सारा सॉरी, तो ये हमारे पास क्या थी, LPP का हमारे पास सारा का सारा कवर हो गया है। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, तो जितनी भी हमारे पास होती है इसी तरह से आती हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है ना तो वो क्या होता है हमारे पास सॉरी, वो क्या होगा हमारे पास पॉइंट, जैसे एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन आते हैं ना तो ऑप्शन से क्वेश्चन निकलने वाले होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या आएगी, कोई कंडीशन आ जाएगी 3x प्लस 4y, इसी तरह से एक और कंडीशन आ जाएगी प्लस प्लस करके, और पूछेगा पॉइंट क्या है हमारे पास। तो नीचे ऑप्शन में 4 पॉइंट दिए होंगे, तो आपने सीधा क्या करना, पॉइंट इन दोनों में अप्लाई करके देखने हैं। जो पॉइंट हमारे पास दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई होंगे, कभी भी एक में नहीं करना। कई बार क्या होता है एक में हमारे पास चारों पॉइंट हो जाते हैं सेटिस्फाई, दूसरी में नहीं हो पाते। तो हमने दोनों पॉइंट देखने हैं, जहाँ से एक वो पॉइंट उठाना है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वही पॉइंट आंसर होगा। तो वो ऑप्शन से आप देखोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आपको एग्जांपल मैं थोड़ी बहुत ही बता दूंगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप क्या कर सकते हो, MCQ आप इसके सेंड कर सकते हो। बाकी ग्रेजुएशन वाले हैं कि ग्रेजुएशन वालों के MCQ जो है ना, तो वो यही चीज़ है कि जहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए, ग्रेजुएशन से ज़्यादा पूछा नहीं गया। तो इसलिए आप सिलेबस कवर कर लो। इसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो मैंने बता दिया, एक ये क्वेश्चन आया और एक इस तरह से क्वेश्चन आया, और एक मैंने बता दिया कि पॉइंट वाला। तो इसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो तीनों मैंने आपको मेथड बता दिए हैं। बाकी MCQ मेरे पास है नहीं है, तो अगर आपके पास कहीं से मिलते हैं, अगर डाउट आता है कहीं से, तो वो मुझे सेंड कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप पे कहीं भी सेंड कर सकते हो, तो वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। बाकी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, वहाँ पे आप सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो वहाँ पे आपकी जितने भी होंगे ना, जब तक एग्ज़ाम नहीं आता तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर जितने किसी के डाउट है तो वो क्लियर कर सकूँ, ठीक है। लेकिन उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि ना ही मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि बाद में करूँगा। लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए कि जितना हो सकेगा मैं करूँगा, कि अगर आपके दोबारा डाउट आते हैं तो वो मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी आप शेयर कर सकते हो, जैसे कि पता है इस नंबर पे किसी को शेयर करोगे तो आपको कंसेशन मिलेगी, 500 की आपको कंसेशन मिलेगी। अगर आपने ज्वाइन भी कर लिया फिर भी आपको रिटर्न 500 होंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप किसी को शेयर करते हो, और किसी ने अगर ज्वाइन करना है आपकी फ्रेंड फैमिली ने, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि नवंबर के करीब,
नवंबर में कह रहे हैं कि आई थिंक एग्ज़ाम आ जाए, तो अगर नवंबर में आ रहे हैं तो आपके पास टाइम बहुत कम है। और जितना हमारे पास वीडियोज़ हुई हैं तो एक साथ उसको मिल जाएगी, जो भी अभी ज्वाइन करेगा तो उसके लिए सबसे बढ़िया है अभी कि उसको जल्दी से सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो अगर किसी ने करना है तो कर सकता है, अदरवाइज हमारे पास बाद में टेस्ट सीरीज भी लेंगे, तो उसमें भी जिसने ज्वाइन किया हुआ उसको कंसेशन मिलेगी कुछ ना कुछ। तो अगर वो भी किसी ने ज्वाइन करना होगा तो आप बता सकते हो वो भी। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।